हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हम लोग बेहद ही ज़बरदस्त तरीका देखेंगे कैसे 2 से 3 सेकंड में किसी भी प्रश्न को हम उड़ा सकते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जिस तरह से 12 इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया कि जिस तरह से 12 से 30 में लॉजिक बनता है, सेम लॉजिक हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि 20 से क्वेश्चन मार्क में लॉजिक देख लेते हैं और वही हम आंसर वैसे करके ला लेते हैं। हम ये देखें कि 12 से 30 कैसे आ रहा है, सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करेंगे 20 और क्वेश्चन मार्क के बीच। तो हम 12 को देखते हैं, एनालाइज करेंगे तो 12 30 क्या हो रहा है, 12 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 और हाफ कर देते हैं तो 30, यानी ऐसे हो रहा है। उसी तरह 20 क्या करते हैं, हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 और प्लस इसका हाफ कर लेते हैं 10। लेकिन हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि कहीं भी किसी भी ऑप्शन में हमारा 50 नहीं है, यानी कि ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। लॉजिक लगा करके हम कोई भी आंसर लाएं, उस आंसर को ऑप्शन में होना भी मैंडेटरी है, तभी वो लॉजिक इस प्रश्न में लग रहा है, ये सुनिश्चित होगा। चलिए कोई किसी और तरीके से देखते हैं। 12 देख लेते हैं। 12 किस संख्या के स्क्वायर के पास है, 3 के पास है, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 आ रहा है। उसी तरह इसको देखते हैं, 30 को देख लेते हैं। तो 30 के केस में क्या कर लेते हैं, 3 का क्यूब कर लेते हैं। किसके पास है, 3 के क्यूब के पास, प्लस 3 कर लेते हैं। तो 3 3 के 9 27, 27 प्लस 3 कितना हो गया, 30 हो गया। यानी ये लॉजिक बैठ रहा है कि पहली संख्या में हम क्या कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, पुनः 3 ऐड कर रहे हैं, और दूसरी में क्या हो रहा है कि उसी 3 का क्यूब कर रहे हैं और 3 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। 20 वाले में देखते हैं क्या यहाँ हो रहा है। 20 के केस में देख लेते हैं, यहाँ पे 4 लेते हैं। 20 किस संख्या के स्क्वायर के पास है, 4 के पास है। 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 ऐड कर लेते हैं। 4 चौको 16, 4 20, ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसी तरह 4 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और प्लस 4 ऐड कर लेंगे। 4 चौको 16, 64 और प्लस 4 कितना हो गया, 68। 68 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात को आप लोग बेहद ही ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई हम 12 से 30 में लॉजिक लगाते हैं, वही सेम 20 और क्वेश्चन मार्क में लॉजिक लगाते हैं, तो उसका आंसर जो भी आ रहा है उस ऑप्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप बोलें कि नहीं नहीं आंसर ही गलत है या क्वेश्चन ही गलत है, इन्होंने गलत क्वेश्चन बनाया है। ऐसा नहीं होता है। कई दफ़ा क्या होता है कि यहाँ पे लॉजिक कुछ और लगता है, उस लॉजिक से हमारा आंसर आता है, तो हम किसी और लॉजिक को ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि मानव का जिस तरह से शिशु से रिलेशन है, उसी तरह ऑप्शन में सिंह का शावक, गाय का वृषभ, बत्तख का नर बतख, मछली का झींगा, उसी तरह रिलेशन किस ऑप्शन में दिया गया है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो मानो देखिए, इस तरह प्रश्नों करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो भी शब्द दिए गए थे उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप प्रश्नों को कर पाएंगे। मानव को देखते हैं और शिशु को देखते हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करना चाहिए कि शिशु क्या होता है। मानव के जो बच्चे होते हैं उनको हम शिशु बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोलते हैं। मानव के बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, शिशु बोलते हैं कि नहीं, बच्चों को शिशु बोलते हैं। उसी तरह हम ये देखें कि सिंह के बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, सांड बोलते हैं, वृषभ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। बत्तख के बच्चे को क्या बोलते हैं, नर बत्तख के भी नहीं बोलते हैं। मछली के बच्चे को झींगा, यानी रॉन्ग। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। जिस तरह से मानव के बच्चों को शिशु कहा जाता है, उसी तरह सिंह के बच्चों को क्या बोला जाता है, शावक बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस तरह के प्रश्न एसएससी में बिल्कुल ही आते हैं। एसएससी चाहे एमटीएस हो गया, चाहे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एक क्वेश्चन आना ही है, चाहे त्रिभुज काउंटिंग से पूछा जाए, चाहे आपका स्क्वायर से पूछा जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, इस तरह का जब भी आपको प्रश्न आया ना, तो पूरे प्रश्न को एक बार, पूरे फिगर को आप एक बार एनालाइज करिए और देखिए कि किस तरह की आकृति हर जगह है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये वाली आकृति हर जगह, यहाँ भी ये ऐसी आकृति है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। यानी हम एक आकृति में हम काउंट कर लेंगे कितने त्रिभुज ट्रायंगल बन रहे हैं, तो जितनी आकृति इस तरह की है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल त्रिभुज कितने हैं इस तरह की आकृति में। तो यहाँ देखते हैं, इसमें एक यहाँ पे ट्रायंगल है, इसमें भी कितना है, एक है, यानी इसमें 2 ट्रायंगल है। इस तरह कितनी आकृतियाँ हैं, 1 2 3 4 5 5 है। तो हमारा दिख गया कि 5 × 2 टोटल कितने बन रहे हैं, 10 तो बन रहे हैं।
10 हमें पता चल गया बन रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल आकृति को आप देखिए, ओके। और जब ओवरऑल आकृति को आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक कितना है, ट्रायंगल है, एक ये हो गया। सेम चीज़ यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, यानी हमारा 10 प्लस कितना हो गया, 2 12 हो गया ना। और जब एक इस पूरे को ले लेंगे तो भी तो एक होगा ना, तो +1 हो गया, यानी हमारा कितना टोटल हो गया, 13 हो गया। ट्रायंगल कितने हो गए, 13 हो गए। अरे भाई 10 तो हो गया, और मैंने ये किया, इसको लिया, ये 1 ऐसे, और फिर 2, और इस पूरे को 3, ओके। तो 3 यहाँ पे हो गया। सेम चीज़ यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ बन रहा है कि नहीं, एक यहाँ बन रहा है, और पुनः एक यहाँ बन जाएगा 2, और एक बार हम पुनः इसको ले लेंगे, इतने को ले लेंगे तो एक बन जाएगा, यानी 3 बन जाएगा। 13 ऑलरेडी बना हुआ है, 3 ऐड कर लेंगे तो कितने बन जाएंगे टोटल, 16। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 16 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज का क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या हमें बताना है 3, 10, 29, 66, 127। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमसे पूछा जा रहा है, ओके। कई क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तो जनरली इजी ही होते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं। 2-2, 3-3 उसमें सीरीज होती हैं, तो थोड़े वो टफ टाइप के होते हैं क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि 3 से 127 के बीच में जो गैप है ना बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ यही कर सकते हैं कि 3 का कुछ 3 में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या 3 का स्क्वायर हो रहा होगा, यही हो सकता है। डिफरेंस जनरली नहीं ही होगा, लेकिन डिफरेंस वहाँ हो जाता है ना जब 2-3 सीरीज लग रही हो, एक ही सीरीज में 2-3 सीरीज के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर आता है, वहाँ पे हम डिफरेंस कई दफ़ा लेते हैं या फिर सम लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिफरेंस से चलेंगे कि डिफरेंस कितना है। 3 में कितना हम ऐड कर रहे हैं, 7 ऐड कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, ओके। और 10 में कितना ऐड हो रहा है, +19 ऐड हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, ओके। और 29 से 66 में हम कितना ऐड कर रहे हैं, तो 6 में से 9 हो गया, कितना हो गया, 16 में से 9 हो गया, 7 यहाँ आ गया, और यहाँ 5 में से 2 37 आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, +37 यहाँ हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है, तो प्लस इसको निकालेंगे 1, 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो रहा है, +61 आ रहा है। यानी हम एक चीज़ देख रहे हैं कि +7, +19, +37, +61। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि प्लस यहाँ 7 हो रहा है, पुनः +19 हो रहा है, पुनः +37 हो रहा है, और पुनः +61 हो रहा है, उसके बाद जाकर के 127 आ रहा है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से, 7 और 19 में कितने का डिफरेंस है, इस चीज़ को देखेंगे। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 7, 19, हमने क्या किया, 7 + 7 हुआ था, उसके बाद 19 हुआ था, और माफ़ी चाहते हैं 19 हुआ था, 37 हुआ था, उसके बाद कितना था, 61 था, उसके बाद इतना था, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस लेंगे। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे देखा है +7 हो रहा है तो 10 आ रहा है, उसी तरह +19 हो रहा है तब 29 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस यानी कि 7 में कितना ऐड हो रहा है, तो हमारा 19 आ रहा है, 12 ऐड हो रहा है, ओके। और 19 में यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, तो हम देख रहे हैं 18, ओके। और ओके, 1 मिनट, 12 7 19 हो गया, और 19 दोनों 38, यानी यहाँ 18 हो रहा है, ओके। और 18 हो गया आपका, और यहाँ पे कितना हो रहा है, +24 हो रहा है ना। 7 4 11, 3 2 5 1 6, +24। अब एक चीज़ देखिए, और पुनः मैं अब क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे डिफरेंस ले रहा हूँ, इनमें डिफरेंस ले रहा हूँ, तो हम देख रहे हैं 12 से 18 यानी +6 हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 18 से 24 यानी +6 हो रहा है। यानी जाहिर सी बात है कि अगली जो यहाँ पर संख्या होगी 30 रही होगी, +30 रही होगी, यहाँ पे +30 रहा होगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे +30 रहा होगा तो ये कितनी रही होगी, यहाँ पे जो अगली इसके लिए संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी, 60 30 90 91 रहा होगा, यानी 91 रहा होगा। तो ये संख्या कैसे आएगी, 137, तो 91 इसमें ऐड करेंगे तभी तो वो संख्या आ रही होगी ना। तो 91 ऐड कर लेते हैं किसमें, 127 में। तो 91 ऐड कर लीजिए, 7 1 8 आ गया, और 9 2 11, 1 1 2, कितना आ गया, 218। 218 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिएगा कि मैंने क्या किया है। डिफरेंस इसमें देखिए 3 बार सीरीज बन रही है, 3 सीरीजें बन रही हैं, सीरीज के ऊपर सीरीज हम ले रहे हैं, फिर सीरीज ले रहे हैं, तब जाकर के हमारा लास्ट में तीसरी बार आंसर 6 का डिफरेंस बन रहा है, तो आ रहा है। ठीक है, पहले इसको देखेंगे कोई आप लोग तो सोचेंगे कि इसमें डिफरेंस या प्लस का माइनस का कोई गेम नहीं हो सकता है, लेकिन जब भी 2-3 वाली सीरीज वाली हो जाती है ना, एक के ऊपर एक वाली हो जाती है, तो वहाँ पर होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
यदि TO बराबर 19 MY बराबर 16 है तो HE को कैसे लिखा जाएगा, प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न में प्लेस वैल्यू से ये चीज़ें आती हैं। सिंपल सा इसमें कंसेप्ट होता है कि प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू से ही इसके आंसर आते हैं। ओके, प्लेस वैल्यू आपको सारी का सबका पता होना चाहिए। T का 20 दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे 19 आ रहा है, O का 15 होता है यानी 35, उनका सम कर रहे हैं 35 आ रहा है। जाहिर सी बात है कि भैया सम से नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपको अपोजिट प्लेस वैल्यू भी पता होना चाहिए कि T के लिए अपोजिट संख्या क्या होगी, उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो प्लेस वैल्यू इस चीज़ को मैं बताया हूँ पिछली वीडियो में कि किसी भी संख्या के लिए, किसी भी शब्द के लिए, किसी भी अक्षर के लिए अगर आपको अपोजिट वैल्यू चाहिए, ओके, इसके लिए T के लिए अपोजिट वैल्यू चाहिए तो 27 में से T माइनस कर दीजिए। तो 27 में से T माइनस कर देंगे यानी 20 माइनस कर देंगे तो 7, तो इसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगी। ओके, इसी तरह O का 15 है तो 27 में से 15 माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 7 कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, यहाँ पे 19 आ रहा है ना। उसी तरह सेम इसका करिए आप, यम का करिए, यम का कितना होता है 13 होता है, तो 13 में कितना ऐड करेंगे तो 27 आएगा, 14, इसका 14 आ गया। और वाई का 25 होता है तो 27 माइनस 25 कर लेंगे, 2 आ गया, 14 2 16। यानी इसके अपोजिट प्लेस वैल्यू से ये लॉजिक बैठ करके चीज़ें आ रही हैं। ओके, तो इसी तरह हम इसका कर लेंगे 8 का, तो इसका अपोजिट प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 27 माइनस 8 कर लेंगे तो 19 हो गया। और ई कितना होता है, 5 होता है, तो 27 में से 5 निकाल देंगे तो 22 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 41 आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 41। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिनकी की पॉइंट होती है बेसिक, उनमें वही लगना है, तो उस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उस बात को अगर ध्यान में रख करके प्रश्न को करते हैं तो आसानी से प्रश्न हो जाते हैं। कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी, डाइस का प्रश्न है, खुला हुआ एक डाइस है, 3 के विपरीत कौन सी होगी। ओके, तो सीधे सीधे इसमें होता है ना कि एक को छोड़ करके एक विपरीत होता है। 5 है ना तो 5 का विपरीत यहाँ पे सीधे 2 होगा। ओके, और 1 के विपरीत की बात कर लेना तो 3 होगा, और 4 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो सीधे सीधे मुझे दिख गया कि 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। समझ में नहीं आया तो फिर मैं एक बार और आप लोगों को बताता हूँ, समझिए। जो इस साइड संख्या होती है ना 5, यानी एक लाइन इन्होंने बना रखा है, एक स्क्वायर बना रखा है, एक बनाया, 4 लिखा, 3 लिखा, 6 लिखा, तो एक छोड़ करके अल्टरनेट वाला एक अपोजिट होता है। यानी एक ले लिया तो अल्टरनेट वाला इसका अपोजिट होगा, छोड़ दिए 3, यानी 4, 3 अपोजिट इसका हो गया, 1 का 3। उसी तरह 4 है, एक छोड़ दिया, 6 अपोजिट हो गए। ये चीज़ें फिक्स हो गई और ये हमेशा फिक्स होता है। डब्बा 2 वाला यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कहीं फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 5 का अपोजिट होना ही होना है। ओके, अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाएं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। डायरेक्शन का प्रश्न है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब अरुण शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। ओके, चलिए देखते हैं इसको। इसको करने से पहले आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा करिए ना कि आपसे लास्ट में पूछा क्या जा रहा है। अब अरुण शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी पूछी जा रही है, डिस्टेंस पूछी जा रही है। ओके, तो हमें जब भी हम फिगर बनाएंगे तो जो भी डिस्टेंस दिया है उसको हम लोग अच्छे से मेंशन करके और पकड़ के चलेंगे। अगर हमसे यही यहाँ पे पूछा होता कि आरंभ बिंदु से किस दिशा में अरुण है, तो उस केस में हम डिस्टेंस को उतना वैल्यू दे करके नहीं चलते, ठीक है। रेंडमली हम फिगर बना लेते तो हमको पता चल जाता, डायरेक्शन निकाल लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, एग्जैक्ट यहाँ वैल्यू लानी है, तो हमें डाटा को अच्छे से मेंशन करते हुए फिगर बनाना होगा। अरुण आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस साइड क्या होता है, ईस्ट होता है, इस साइड क्या होता है, वेस्ट होता है। ये बात तो आप सबको पता होगा। तो चलिए बनाते हैं फिगर। अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ठीक है। अरुण को हमने चला दिया उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ 30 मीटर, और यहाँ से क्या करते हैं भैया, बाएँ मुड़ जाते हैं और 40 मीटर चलते हैं। ओके, मैंने बाएँ मुड़ाया और 40 मीटर चला, फिर वह फिर से बाएँ मुड़ता है, ओके, और 30 मीटर चलता है। यानी उन्होंने फिर से बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। ओके, 30 मीटर चला। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा दिए इनको हमने और 50 मीटर चला।
यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर चला और यहाँ पहुँच गए। अब अरुण शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? शुरू में तो अरुण भैया यहीं पे थे ना, बिल्कुल, अब यहाँ पहुँच गए हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 50 दिया है और ये दूरी 40 है, तो ये दूरी तो 40 से भैया होगी ना, बिल्कुल होगी। तो यहाँ से यहाँ तक 40, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे इनकी इनिशियल पॉइंट थी, ये फाइनल हो गई, यानी कि इनिशियल से फाइनल के बीच में दूरी कितनी है? 10 मीटर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, देखते हैं। फूल, कपड़े, सफ़ेद। ओके, हम चलिए इसका बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए इन तीनों शब्दों में हम कॉमन शब्द देखते हैं कि कॉमन शब्द हम क्या ले सकते हैं। फूल, कपड़ा, कपड़े, सफ़ेद, इनमें तीनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं? सफ़ेद, क्योंकि कपड़े सफ़ेद हो सकते हैं, फूल भी सफ़ेद कुछ हो सकते हैं। तो मैंने क्या बनाया? सफ़ेद यहाँ बना दिया। ओके, सफ़ेद, यस डिनोट किया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं, कुछ कपड़े सफ़ेद हैं। बिल्कुल भैया, कपड़े को मैंने कैसे डिनोट कर दिया? कुछ कपड़े सफ़ेद होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसी तरह मैं बोल दिया कि कुछ फूल सफ़ेद होते हैं, फ्लावर कुछ सफ़ेद होते हैं। तो क्या गलत बोला भाई? ऐसे बोल नहीं सकते हैं। कुछ कपड़े आपके क्या हैं? सफ़ेद हैं, बिल्कुल हैं। उसी तरह कुछ फूल सफ़ेद हैं। तो इस तरह का आरेख इसका बनेगा। इस तरह का आरेख किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। विजय, अगले प्रश्न को देखते हैं। विजय कहता है, आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी आते हैं एसएससी वगैरह, रेलवे में, ठीक है। बैंकिंग में बहुत ही अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, नींद उड़ाने वाले प्रश्न होते हैं। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए मेरा अप्रोच आप लोग अपनाइएगा। जैसा जैसा प्रश्न में बोला जाए, ठीक है, जैसा जैसा जितनी बातें बोला जाए वही आप क्या करिए, डायग्राम के द्वारा थोड़ा उसको रिप्रेजेंट करिए। आखिर में आसानी से आंसर आ जाएगा, कहीं आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। जैसे बोल रहे विजय कहता है, विजय भैया यहाँ बना दिए हैं, विजय भैया भी कर लेते हैं हम। विजय कहता है आनंद की माता, भैया आनंद भैया यहाँ पे कहीं होंगे, आनंद भैया को ए से डिनोट कर देते हैं। आनंद की माता, आनंद की माता मेरी माता, आनंद की मैंने यहाँ पे माता बना लिया। ओके, यहाँ से माइनस कर दिया, इनको माता है तो आनंद की माता मेरी माता, आनंद की माता मेरी माता, यहाँ पे इनकी माता है, यहाँ पे इनकी माता है विजय की। आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, मेरी माता हैं कि एकमात्र पुत्री हैं, यानी जाहिर सी बात है ये पुत्री हैं, ऐसी रही होंगी, यानी पुत्री हैं यानी विजय की बहन होंगी, तभी तो विजय की बहन होंगी। ध्यान से बात समझिएगा। तो पूछा है कि आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। भाई आनंद हो गए, विजय हो गए, जाहिर सी बात है विजय की ये बहन हो गई, तो बहन हो गई तो ये क्या हो गए? भांजा हो गए। आनंद विजय के क्या है? भांजा हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, भांजा। बात को आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैंने कैसे इसको किया? जैसा जैसा कहे आप फिगर बनाइए और फिगर बना करके ऑटोमेटिक लास्ट में आंसर उसका आ जाएगा। चलिए एक बार इसको एक बार और समझ लेते हैं, फिगर रहने देते हैं और फिर समझिएगा। विजय कहता है, विजय ने बोल दिया आनंद की माता, आनंद की माँ है तो निगेटिव मैंने इनको कर दिया। मेरी माता, विजय की माता की एकमात्र पुत्री, यानी विजय की माता, यानी विजय की माता की एकमात्र पुत्री हैं, यानी कि विजय की वो बहन रही होंगी ना भाई, इनकी माता आनंद की माता विजय की बहन रही होंगी, तो मैंने इनको बहन भाई बहन बना दिया। ओके, इनको मैंने पॉजिटिव विजय को कर लिया, आनंद को भी पॉजिटिव आप कर सकते हैं। तो अब पूछा था हमसे कि आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। आनंद भैया क्या हो गए? विजय के भांजे हो गए, भांजे ही तो होंगे ना, बहन के लड़के हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक घड़ी में समय 3:13 है, जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। क्वेश्चन है कि एक घड़ी में समय जो है 3:13 है, जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। ठीक है, इसका एक सिंपल ट्रिक होता है, इस बात को आप लोग याद रखिए। जब भी टाइम दे दे और जल प्रतिबिंब पूछे, ठीक है, आपसे जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 18 लिखिए, 18:30। ओके, आपको जल प्रतिबिंब निकालने के लिए, और जो समय दिया है 3:13 माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे 30 में से 13 17 आ गया, और आपका 18 में से 3 कितना आ गया? 15 आ गया। ओके, तो 15:17। इसका मतलब क्या होता है?
15:17 का मतलब होता है 3:17 होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 3:17। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।